हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रारंभ करेंगे चैप्टर 6 के अंतर्गत अगले टॉपिक को, जो कि है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था दी जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो व्हीटस्टोन सेतु की हेल्प से, सहायता से हम उस अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन बनाया, एक ऐसा युग्मन बनाया जिसकी सहायता से हम तीन प्रतिरोधों के ज्ञात रहते चौथे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो यह चार प्रतिरोधों का एक संयोजन है। अब रचना देख लेते हैं। तो जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसमें चार प्रतिरोध होते हैं जो कि एक चतुर्भुज की, समान चतुर्भुज की भुजाओं के अनुक्रम में लगे हुए होते हैं। इसमें से अगर व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, तो इसमें से जो प्रतिरोध होता है P और प्रतिरोध होता है Q, ये इनबिल्ट होते हैं, यानी उसमें लगे हुए होते हैं और इनकी वैल्यू उसमें ज्ञात होती है। और इसमें जो तीसरा प्रतिरोध होता है R, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं इसको। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं और चौथे प्रतिरोध की जगह पर हम उस तार को लेते हैं जिस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तो इसमें से P, Q और R ज्ञात होते हैं और तीसरा प्रतिरोध अज्ञात होता है, और इन तीन प्रतिरोधों की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। अब इसका सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत जो है, इसमें हम चार प्रतिरोध P, Q, R और S को एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के संलग्न जोड़ देते हैं। विकर्ण BD के बीच में एक गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी को जोड़ते हैं, और विकर्ण AC के बीच में हम एक सेल E और एक कुंजी K को जोड़ देते हैं। तो अगर इसका सिद्धांत देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज का या सेतु का जो सिद्धांत है, इसके अनुसार चतुर्भुज की भुजाओं के अनुक्रम में लगे हुए चार प्रतिरोधों में से किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वह शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात P/Q बराबर होता है R/S। दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। और इन तीनों की वैल्यू हमें ज्ञात होती है, S की वैल्यू यहां से हमें ज्ञात हो जाती है। अब कार्य भी देखते हैं इसमें। तो जब हम कुंजी K को ऑन करते हैं तो कुंजी K को ऑन करने से सेल से धारा के I इसमें प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। अब जब धारा I इस पॉइंट A पर पहुंचती है तो यहाँ पर धारा के दो भाग हो जाते हैं। कुछ धारा जो होती है ये AB की ओर चली जाती है और कुछ जो धारा है वह AD की ओर चली जाती है। अब जब यह धारा I1 इस पॉइंट पर पहुंचती है तो यहाँ पर पुनः कुछ धारा गैल्वेनोमीटर में और कुछ धारा BC की ओर चली जाती है। और यहाँ से जब धारा I2 यहाँ पॉइंट D पर पहुंचती है तो यहाँ से जो धारा यहाँ से आती है वो यहाँ इस धारा से मिल जाती है। जैसे हम मान लेते हैं, माना इसमें धारा I1 है, I2 हमने मान रखा है। तो जब धारा I1 बिंदु B पर पहुंचती है तो इसमें से I3 धारा यहाँ चली गई। अब I1 धारा यहाँ पहुंचेगी तो कुछ भाग यहाँ चला गया, तो यहाँ आएगा भाग I1 माइनस I3, यानी I1 में से I3 यहाँ चला गया तो शेष बचेगा धारा BC में चली गई। अब ये धारा I3 यहाँ से आएगी, I2 यहाँ से जाएगी, तो यहाँ टोटल धारा बनेगी आपकी I2 प्लस I3। और जब ये दोनों धाराएं यहाँ पर मिलेंगी इस पॉइंट पर तो I1 माइनस I3 और यहाँ से धारा आएगी I2 प्लस I3। तो I3 से I3 कैंसिल हो जाएगा, धारा हो जाएगी I1 प्लस I2, यानी टोटल धारा I बन जाएगी। अब इसमें हम इसके बाद इस प्रतिरोध बॉक्स में से या इस प्रतिरोध को हम, जो कि परिवर्तित प्रतिरोध होता है, इसको इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि जिससे कि जो धारा I3 है जो गैल्वेनोमीटर में बह रही है वह धारा शून्य हो जाए। अर्थात हम इस प्रतिरोध को इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे जिससे कि धारामापी में विक्षेप न आए। अर्थात जो धारा I1 है वह धारा I1 सीधे गैल्वेनोमीटर में न आकर के
सीधे यहाँ को यानी कि BC की ओर को यानी कि प्रतिरोध क्यू की ओर को निकल जाए। तो ऐसी स्थिति में जब I3 शून्य हो जाएगा, जब I3 शून्य हो जाएगा, ऐसी स्थिति में पॉइंट B और पॉइंट D पर जो विभव होगा वह समान अवस्था में आ जाएगा, यानी ये समान विभव के पॉइंट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चूंकि विभवांतर नहीं होगा तो धारा I1 B से C की ओर को सीधे बह जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब I3 0 हो जाएगा तो यह धारा हो जाएगी I1 और यह धारा हो जाएगी I3, क्योंकि I3 इसमें 0 हो जाएगा, ये 0। तो धारा I1 सीधे BC की ओर और I2 सीधे क्या हो जाएगी DC की ओर प्रवाहित हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि सेतु क्या है, संतुलित अवस्था में, यानी संतुलित अवस्था में बिंदु P और D के बीच का विभवांतर समान हो जाएगा। तो धारा B में बहने वाली धारा I1 वो सीधे BC की ओर प्रवाहित हो जाएगी और AD में बहने वाली धारा I2 सीधे DC की ओर प्रवाहित हो जाएगी। अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं बंद पाश ABDA को, जो बंद पाश ABDA में, और इसमें लगाते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। मैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से तो इस पास में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। और द्वितीय नियम क्या है किरचॉफ का? अगर किरचॉफ का द्वितीय नियम देखें हम, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है समेशन E इक्वल टू समेशन I R, यानी धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल का योगफल होगा वह विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होगा। तो इसमें अगर हम देखें इस पास में, तो एक प्रतिरोध P है, एक प्रतिरोध R है, तो I1 इंटू P हो जाएगा ये, I1 इंटू P, और ऐसे हो जाएगा I2 इंटू R, I2 इंटू R इक्वल टू, अब देखिए इसमें जो धारा I1 है ये ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है और धारा I2 नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, अर्थात धारा I1 और I2 की डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए हम I1P प्लस माइनस I2R लेंगे तो ये I1P माइनस I2R हो जाएगा। और चूंकि इसमें कोई सेल जुड़ा हुआ नहीं है तो विद्युत वाहक बल शून्य है, या इसी को हम लिख सकते हैं I1P इक्वल टू I2R, इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम बंद पाश, अब हम लेते हैं बंद पाश सेकेंड वाला जो त्रिभुज बन रहा है सर BCDB को, BCDB में सेम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो इसमें प्रतिरोध है आपका Q और धारा, क्योंकि सेतु संतुलन की अवस्था में तो धारा I1 प्रवाहित होगी, तो I1Q, और धारा आपकी I2 यहां से डायरेक्शन डिफरेंट है तो I2 इंटू S हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से आपका आ जाएगा I1Q इक्वल टू I2S, इक्वेशन सेकंड। और ये जो प्रोसेस होगी ये होगी आपकी संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 को लेते हैं तो ये है I1P इक्वल टू I2R अपॉन हो जाएगा I1Q अपॉन I2S। तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, अर्थात चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं में जुड़े हुए प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। और अगर S अज्ञात प्रतिरोध हमने जो निकालना है तो इसको अज्ञात प्रतिरोध S बराबर हो जाएगा, इस Q को यहाँ जाएंगे Q अपॉन P इंटू R, तो इससे हमें S की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से V स्टोन एक ऐसा परिपथ है, ऐसा संयोजन है जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।